अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज के दिन हम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस जो कि चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे कि जो वायरसेस हैं उनके क्या क्या करैक्टर्स होते हैं, उनके अंदर कौन कौन सी खूबियाँ होती हैं या कौन कौन से उनके करैक्टर्स हैं, उन तमाम को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने उसके एक करैक्टर जिसको कहते हैं उसका साइज, यानी कि आज हम साइज के हवाले से डिस्कस करेंगे कि वायरसेस जो है उसका साइज कितना होता है। देन उसके बाद हम फिल्टर एबल भी देखेंगे कि इनका जो ये फिल्टर एबल होते हैं क्यों होते हैं, उसकी क्या रीज़न है। देन उसके बाद ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। ऑब्लिगेट जो है पैरासाइट वो कौन सा होता है। देन उसके बाद नो बायोसिंथेटिक मशीनरी, के इनके पास कोई बायोसिंथेटिक मशीनरी वगैरह नहीं होती, इसको भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। देन पैथोजेनिक नेचर, पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है कि पैथोजन किसको कहते हैं, इनकी पैथोजन नेचर जो है ये क्या होती है, ये क्या काम करते हैं इसके अंदर। देन उसके बाद रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, कि ये एंटीबायोटिक के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा कर लेते हैं, यानी कि इनके अंदर रेजिस्टेंस होती है, एंटीबायोटिक्स का इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। ये तमाम चीज़ें आज हम मुकम्मल वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको वायरसेस के करैक्टरिस्टिक्स के रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो सकें। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइज ऑफ वायरसेस। बेसिकली आपको मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि जो वायरसेस होते हैं दे आर वेरी स्मॉल साइज स्ट्रक्चर्स, दे आर द वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल्स, ये बहुत ही छोटे साइज वाले पार्टिकल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ख्याल किया जाता था कि जो बैक्टीरिया होते हैं ये ही सबसे छोटे होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया से भी छोटी एक मखलूक, एक अल्लाह ताला ने पार्टिकल्स बनाया हुआ है, उसका नेम क्या है, वायरसेस। वायरसेस जो होते हैं बेसिकली इनका साइज जो होता है ये वेरी स्मॉल होता है। अब स्मॉल साइज की वजह से दे कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि इसको हम देखने के लिए माइक्रोस्कोप, यानी कि जिसको हम कहते हैं एक अच्छी किस्म की माइक्रोस्कोप, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसको यूज़ करते हैं इनको देखने के लिए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कौन से ऐसे वायरसेस हैं जो आपकी बुक के अंदर, फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर, पीटीबी के अंदर कौन से वायरसेस के बारे में बताया गया, उनके साइज के रिलेटेड देखें। जो हमारे पास पैरो वायरसेस होते हैं उनका जो साइज होता है 20 नैनोमीटर होता है, यानी कि 20 नैनोमीटर वेरी टीनी या वेरी स्मॉल साइज होता है, यानी कि पैरो वायरसेस जो होते हैं इनका जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं पॉक्स वायरसेस। पॉक्स वायरसेस जो होते हैं उनका साइज 250 नैनोमीटर है, यानी कि जो 250 नैनोमीटर है ये भी एक छोटा है, लेकिन छोटा साइज है, लेकिन पैरो वायरसेस से बड़ा है, यानी कि सबसे छोटे वायरसेस जो होते हैं वो पैरो वायरसेस अभी तक डिस्कवर हुए हैं, उनका जो साइज होता है वो 20 नैनोमीटर होता है, जबकि पॉक्स वायरसेस जो होते हैं उनका कितना होता है, 250 नैनोमीटर। उसके बाद हम देखेंगे फिल्टर एबल एबिलिटी को, यानी कि फिल्टर एबल कैरेक्टरिस्टिक्स को, कि ये जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ये फिल्टर पेपर के पोर में से, सुराखों में से, होल में से ये गुजर जाते हैं। क्यों गुजरते हैं? क्योंकि इनका साइज स्मॉल होता है। अब किसकी निस्बत, मैं बैक्टीरिया के हवाले से डिस्कस करूंगा। जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी निस्बत इनका जो साइज है वो 10 to 1000 टाइम्स ये स्मॉलर होता है, यानी कि 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया, यानी कि जो वायरसेस होते हैं इनका साइज 10 से 1000 गुना छोटा होता है, यानी कि 10 to 1000 टाइम्स जो है इनका साइज बैक्टीरिया की निस्बत क्या होता है, स्मॉल होता है।
बैक्टीरिया फिल्टर पेपर में से नहीं गुजर सकते क्योंकि बैक्टीरिया का साइज बड़ा होता है और जो फिल्टर पेपर होते हैं उसके जो होल्स होते हैं उनका सुराख छोटा होता है। लेकिन बेसिकली जो वायरसेस होते हैं ये बैक्टीरिया से भी 1000 गुना छोटे होते हैं, इसलिए ये उसके फिल्टर पेपर में से गुजर सकते हैं। यानी कि इनकी ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टर के अंदर आता है कि ये फिल्टर एबल होते हैं, यानी कि इनको फिल्टर किया जा सकता है, ये फिल्टर हो जाते हैं। फिल्टर हो जाने का मतलब क्या है, ये फिल्टर पेपर के जो छोटे छोटे सुराख हैं उनमें से ये गुजर जाते हैं। उसके बाद ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। वर्ड ऑब्लिगेट को हम पहले डिस्कस करेंगे कि ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है। पैरासाइट का तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि पैरासाइट से मुराद वो जानदार होते हैं जो दूसरे जानदारों से फूड लेते हैं, बदले में उनके अंदर डिजीज भी पैदा करते हैं, यानी कि बीमारियां भी पैदा करते हैं। उन जानदारों को हम क्या कहते हैं, उनको पैरासाइट कहते हैं। ये ऑब्लिगेट वर्ड क्या होता है, ऑब्लिगेट का मतलब होता है वो पैरासाइट्स जो अपने होस्ट के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, यानी कि उनको रिप्रोडक्शन करने के लिए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जनरेट करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, होस्ट की जरूरत होती है। अब आपके माइंड में ना कि होस्ट क्या होता है, बेसिकली जो होस्ट होता है वो जानदार होता है जिसके ऊपर ये पैरासाइट अटैक करते हैं, यानी कि पैरासाइट जिस जानदार के ऊपर अटैक करते हैं उससे फूड लेने के लिए बदले में उसमें नुकसान पहुंचाते हैं। जैसा कि बैक्टीरिया है, मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ, स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनाई। स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनाई बैक्टीरिया इंसान के ऊपर अटैक करता है और उसके अंदर नमूनिया काज करता है। बेसिकली जो बैक्टीरिया है ये पैरासाइट है और इंसान के ऊपर ये अटैक करता है, इंसान से खुराक हासिल करता है, इंसान में बीमारियां फैलाता है। तो इंसान इसके अंदर ह्यूमन उसका क्या है, होस्ट है। ठीक है, वो जानदार जो कि अपने होस्ट के बगैर नहीं रह सकते या उनको अपने रिप्रोडक्शन करने के लिए होस्ट की जरूरत हो, उन जानदारों को हम कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी कि उन पैरासाइट्स को हम क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब यहाँ पर एक और वर्ड आ रहा है कि ये जो इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं, यानी कि मैंने आपको बताया है दे नीड होस्ट फॉर सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन, यानी कि ये जो अपनी सर्वाइवल के लिए या अपने रिप्रोडक्शन के लिए इनको किसकी जरूरत होती है, होस्ट की जरूरत होती है। सो दे आर कॉल्ड द ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कहते हैं। दूसरी चीज इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब क्या होता है कि ये वो पैरासाइट्स होते हैं जो होस्ट की सेल्स के अंदर रहते हैं, यानी कि उसके सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करके उससे अपनी बेनिफिट्स वाली चीजें बनवाते हैं, यानी कि ये सेल के अंदर रहते हैं, इसलिए इनको कहते हैं इंट्रासेलुलर। ठीक है, इंट्रासेलुलर का मतलब ये होता है कि ये होस्ट के सेल के अंदर जो उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी होती है उसको यूज करते हैं। ठीक है, सो दे आर द ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, यानी कि इनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए किस चीज की जरूरत होती है, होस्ट की जरूरत होती है। इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। देन उसके बाद आता है नो बायोसिंथेटिक मशीनरी। इनके पास अपने रिप्रोडक्शन करने के लिए, यानी कि अपने न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए इनके पास अपनी कोई बायोसिंथेटिक मशीनरी वगैरह नहीं होती। ठीक है, दे डू नॉट contain बायोसिंथेटिक machinery for nucleic acid and for production of
न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, यानी कि इनके पास अपनी कोई बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती किस मकसद के लिए कि वो प्रोड्यूस कर सकें अपना न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, यानी कि उनको उनके अंदर अपने न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए कोई अपनी उनके अंदर बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती। इसलिए ये क्या काम करते हैं, जो पीछे हमने वर्ड बोला ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है, ये बेसिकली होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, होस्ट के बायोसिंथेटिक मशीनरी को ये यूज करते हैं और इस तरह अपनी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पैथोजेनिक नेचर। पैथोजन से मुराद दोज ऑर्गेनिज्म या दोज पैरासाइट विच ऑब्टेन द फूड फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स। ये क्या काम करते हैं, ऑब्टेन फूड फ्रॉम होस्ट ये अपने होस्ट से फूड हासिल करते हैं और ये एक चीज फिक्स है, यानी कि ये कंडीशन लागू होती है कि बेसिकली इन्होंने खुराक भी हासिल करनी है, देन कौन सी कंडीशन लागू होती है कि इन्होंने बीमारियां भी पैदा करनी होती है, यानी कि पैथोजेंस आर दोस एजेंट्स विच काज डिजीज इनटू द ऑर्गेनिजम्स या होस्ट, यानी कि जो बीमारियां पैदा करने वाले जानदार होते हैं, जैसा कि आपके पास बैक्टीरिया है, फंजाई हैं, देन उसके बाद ये वायरसेस हैं, ये पैथोजेनिक नेचर होते हैं, यानी कि ये डिजीज काजिंग एजेंट होते हैं, यानी कि इन्होंने क्या काम करना होता है, इन्होंने बीमारियां पैदा करनी होती है, किसके अंदर, जितने भी जानदार होते हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं और उनके अंदर डिजीज काज करते हैं, उनसे फूड भी लेते हैं, फूड भी लेने यानी कि अपना बेनिफिट भी लिया, बदले में उनको नुकसान भी पहुंचाया, इसलिए ये पैथोजेनिक इन नेचर होते हैं। काज disease in their hosts, so they are called pathogenic in nature, यानी कि इनकी जो नेचर होती है, इनकी जो फितरत होती है, वो क्या होती है, बीमारियां पैदा करने वाली होती है, जितने भी जानदार है उनके अंदर ये बीमारियां पैदा करती हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, यानी कि जो वायरसेस होते हैं दे आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स किसको कहते हैं, एंटीबायोटिक्स आर दोज केमिकल्स यानी कि हम एंटीबायोटिक्स को डिस्कस करेंगे पहले। बायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या चीजें हैं, दीज आर द केमिकल्स या मेडिसिन्स, ये बेसिकली मेडिसिन्स होती हैं या केमिकल्स होते हैं which are used for treatment of bacterial disease, they kill the bacteria, only। अब यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एंटीबायोटिक्स वो केमिकल्स होते हैं या वो मेडिसिन होती हैं जो कि बैक्टीरियल डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है, यानी कि बैक्टीरिया की मदद से पैदा होने वाली जो बीमारियां होती हैं उनकी ट्रीटमेंट, उनके इलाज के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, दे किल द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को क्या करते हैं, ये केमिकल से मार देते हैं, उनको मारते हैं। ठीक है, लेकिन ये शर्त, ये हकीकत है कि ये सिर्फ बैक्टीरिया को ही मारते हैं, ये वायरस के ऊपर कोई अटैक नहीं करते। बेसिकली वायरस के अंदर क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है, यानी कि जो एंटीबायोटिक्स हैं उनके लिए इनके अंदर इनके जो सेल्स होते हैं, जो सेल तो हम इसको कह रहे हैं, ये सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स के अंदर रेजिस्टेंस होती है, इनके अंदर मुदाफियत होती है। जिस तरह इम्यून सिस्टम इंसान का होता है वो बीमारियों के खिलाफ लड़ता है, इसी तरह इनके अंदर भी रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स, यानी कि एंटीबायोटिक्स इनके ऊपर कोई असर नहीं करती। ठीक है, यानी कि इनके बाहर एक होता है कैप्सिड। ठीक है, उस कैप्सिड
जो कि प्रोटीन इन नेचर होता है, एक खोल होता है जिसने उसके अंदरूनी जो डीएनए होता है या न्यूक्लिक एसिड होता है उसको उसने सराउंड किया होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो महफूज रहता है कैप्सिड की वजह से। उस कैप्सिड के ऊपर एंटीबायोटिक से कोई असर वगैरह नहीं होता। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू GS Academy।